तो सभी को नमस्ते। मैं रवि सर। तो आज हमारा अगला लेक्चर है और ये लेक्चर हमारा चल रहा है यूटिलिटी के ऊपर। सेकंड चैप्टर है महाराष्ट्र बोर्ड इकोनॉमिक्स क्लास 12 की। और इसे सेकंड चैप्टर को आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। थोड़ी वीडियो हल्की सी लंबी हो सकती है 1 आवर के आसपास, बट कंप्लीट ज़रूर करेंगे। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं। जहाँ हमने ख़त्म किया था, हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के डिस्ट्रीब्यूटिंग को पढ़ा था यहाँ पर, राइट। हाँ, एक मिनट। यस। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। और इस लॉ को बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर गोसेन ने इसे प्रपोज किया था। प्रपोज यानी इन्होंने इसके बारे में कहा था, लेकिन एक्चुअल डिटेल में इसके बारे में जो लिखा है वो लिखा है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। इनका नाम अब मे बी +11 क्लास में या आगे भी ग्रेजुएशन में बहुत बार सुनोगे, बिकॉज ये बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी एक बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो कि 1890 में, मतलब आज से लगभग लगभग 130-40 साल पहले ये बुक पब्लिश की थी, उसके अंदर इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी को इंट्रोड्यूस किया था। क्या कहते हैं ये? तो क्या है लॉ? द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। कह रहा है कि भाई ये जो लॉ पढ़ने जा रहे हैं ना, ये लॉ ना पूरी दुनिया में अप्लाई होता है। पूरी दुनिया की हर एक गुड्स, हर एक सर्विसेज पे अप्लाई होता है, ऑलमोस्ट, राइट। इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर दैट यूटिलिटी डिराइव डिमिनिशेस विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट। कह रहा है कि भाई ये कॉमन बिहेवियर है, कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर, इसीलिए तो यूनिवर्सल है। क्योंकि लोग, कंज्यूमर तो दुनिया में हर कोई है, कुछ ना कुछ। हम, मैं भी कंज्यूमर हूँ, आप भी कंज्यूमर हो, क्योंकि कुछ ना कुछ हम कंज्यूम कर ही रहे हैं। मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं। तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो करता है वो कंज्यूमर होता है, राइट। तो पूरी दुनिया में कंज्यूमर है, इसके लिए लॉ पूरी दुनिया पर अप्लाई होता है, राइट। लॉ कहता क्या है? यूटिलिटी डिराइव, जो यूटिलिटी हमें मिलती है वो गिरती हुई मिलती है, यानी कम होती जाती है, कम होती जाती है। यानी कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, किसके बारे में? खासकर मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। वही सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लॉ में बताया गया है। सेम कॉन्सेप्ट है, बस लॉ में बताया गया थोड़ा और अच्छे से। कह क्या रहा है कि डिमिनिशेस, यूटिलिटी क्या होती है? गिरती है विद द रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ वांट। यस, जैसे जैसे मैं एक एक यूनिट कंज्यूम करूंगा तो क्या होता है, हमारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो धीरे धीरे जीरो तक आ जाती है। यानी हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल तक पहुंच चुके होते हैं, और इसीलिए हमारी इंटेंसिटी भी क्या होती है? धीरे धीरे कम होने लगती है। बहुत भूख लगी है और 12 केले ला दिए, तो पहले केले से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो 12वें केले से नहीं मिलने वाला, बनाना। वैसे सेम एप्पल का एग्जाम्पल हमने लिया था कि भाई एक एप्पल से 7 एप्पल हमने कंज्यूम किया, तो पहले एप्पल से जो बोलते ना भूख लगी थी, तो पहला एप्पल जब कंज्यूम किया तो बहुत बढ़िया लगता है पेट में। जब भी कुछ भी जाता है तो प्यास लगी है, तुरंत एक गिलास पानी जो पिया, तो पहले ग्लास ऑफ वाटर से बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है हमें। लेकिन जैसे ही हमारे प्यास बुझ जाती है या पेट भरने लगता है, तो जो लास्ट ग्लास ऑफ वाटर होता है वो इतना, जबकि वाटर सेम है, लेकिन हमारी इंटेंसिटी उस लास्ट वाटर ग्लास में ये हो चुकी है, कम हो चुकी है। इसीलिए हमारा जो यूटिलिटी है उससे कम मिलता है। आई होप समझ रहे हो। तो स्टेटमेंट क्या है लॉ में? स्टेटमेंट पे आते हैं। कह रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। यस, मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, अच्छे से बता देता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स में, खासकर माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट चलता है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। यानी जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज पे स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये माइक्रो का एक यूनिट है, यूटिलिटी जो हम पढ़ रहे हैं ये माइक्रो की स्टडी के अंदर आता है। तो जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर यूनिट की स्टडी कर रहे होते हैं या एनालिसिस कर रहे होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हम बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट मानते हैं, यानी कुछ भी और बदलाव नहीं हो रहे हैं सिवाय उसके जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो इस थियरी को ध्यान रखना, ये जो लाइन है इसको ध्यान रखना है। तो अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, यानी बाकी सारी चीज़ें सेम है, चेंज क्या हो रहा है? द एडिशनल बेनिफिट, पढ़ देते हैं, द एडिशनल बेनिफिट which a person derive from a given increase in stock of a thing। कह रहा है, जैसे हमने कहा कि
एक एप्पल, दो एप्पल, तीन एप्पल, चार, पाँच, छः, राइट। तो एडिशन यूनिट क्या हो गया, पहला कंज्यूम किया यूटिलिटी मिली, दूसरा कंज्यूम किया फिर यूटिलिटी मिली, तीसरा कंज्यूम किया फिर यूटिलिटी मिली, राइट। तो जैसे जैसे कंज्यूम करते जाएगा सबसे यूटिलिटी मिलती रहेगी, बट डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज। तो पहले भी मैंने एप्पल खाया था, फिर मैं एप्पल खा रहा हूँ, 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 वन बाय वन मैंने 6 एप्पल खाते रहा, कंटिन्यू खाया मैंने। तो पहले से जो यूटिलिटी मिली उसकी तुलना में, उसके कंपेरिजन में दूसरे वाले में कम मिलेगी, उसके तीसरे वाले में और कम, चौथे वाले में और कम, पांचवे वाले में और कम, और छठे वाले में हो सकता है जीरो हो जाए। वही ये कह रहा है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, मार्जिन यूटिलिटी। ये मार्जिन यूटिलिटी के बारे में ही है कि मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है। जैसे जैसे वन बाय वन हम प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, हमारी यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, 10 से 8, 8 से 6, और इस तरह से जीरो और निगेटिव भी हो जाती है, राइट। So, in other words, marginal utility that any consumer derive from successive unit of a particular commodity goes on diminishing as his her total consumption of that commodity increases. Yes. तो टोटल कंजप्शन ऑफ दैट यूनिट या और कमोडिटी इंक्रीजेस, यहाँ इंक्रीज हो रहा है ना, एक से हम दो खा रहे, दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच, पाँच से छः। तो जैसे जैसे हम उस प्रोडक्ट का कंजप्शन बढ़ाते रहते हैं, हमारा एमयू जो है वो धीरे धीरे क्या होता रहता है, कम होता रहता है। उसी बात को फिर घुमा के लिखा हुआ है, राइट। तो इन शॉर्ट, द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव, यस, ये थियरी लाइफ पे भी अप्लाई होती है। क्या लिखा है, द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव द लेस यू वांट टू हैव मोर ऑफ इट। यानी कि जो चीज़ें हमारे पास बहुत ज़्यादा होती हैं उसे और पाने की इच्छा हमारी नहीं होती। जैसे कि आप मान लेते हैं कि आप अभी स्टडी फेज में हो, तो हो सकता है कि आपकी अभी इच्छा हो कि मस्त 1 लाख सैलरी हो मेरी, एक कार खरीद लो। जैसे ही आपकी 1 लाख सैलरी होगी और एक कार खरीद लोगे, आप एक घर भी ले लोगे, तो आपकी इच्छा घर लेने की, कार लेने की, 1 लाख सैलरी की, या कमोडिटी की बात करते हैं, कार और घर लेने की इच्छा जो है, एक बार आपने ले ली तो दोबारा वो इच्छा नहीं होगी जो पहले थी लेने के पहले। वही कह रहा है कि जैसे ही हम कोई चीज़ हमारे पास होती है या ज़्यादा होती है हमारे पास, तो उसे पाने की इच्छा उतनी ही कम होती जाती है, ठीक ना। घर में 10 मोबाइल पड़े हैं आपके खुद के, तो आपको मोबाइल की बहुत इच्छा होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि 10 पड़े हुए हैं। वही ये कहना चाहता है कि जितना ज़्यादा हम लोग कंज्यूम करते हैं, हमारा उस चीज़ को लेके इंटरेस्ट क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। ये तो एक्चुअली लाइफ में भी अप्लाई होते हैं, रिलेशन में भी अप्लाई होते हैं। नया नया रिलेशन बड़ा अच्छा लगता है ना, लेकिन जैसे जैसे रिलेशन जुना मतलब काफ़ी वक्त गुजरता है तो थोड़ा कॉमन हो जाता है। हमारा जो होता है ना एक्साइटमेंट लेवल होता है, वो पहले जैसा नहीं रहता। कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी, आप उसे भी मार्जिनल यूटिलिटी में ले सकते हो। राइट, ओके। सो यहाँ पे कुछ सर्टेन एजम्पशंस हैं, यानी कि अगर इस लॉ को आपको किसी पे अप्लाई करना है तो ये कंडीशंस है, कहने का मीनिंग है, ये हम कंडीशंस पढ़ने जा रहे हैं कि ये लॉ कहाँ अप्लाई होता है। और इस लॉ को अप्लाई करने के लिए, इस लॉ को समझने के लिए आपको इन कंडीशन से होकर गुजरना है। तो पहली कंडीशन क्या है, पहला एजम्पशन क्या है, सॉरी, पहला एजम्पशन है रैशनलिटी। क्या कहता है ये, कंज्यूमर इज एज्यूम्ड टू बी रैशनल। यस, जो कंज्यूमर, जिस कंज्यूमर पे हमें अप्लाई कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, वो कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। मतलब एक सामान्य, जिसको एक कॉमन भूख लगती है, कॉमन खाना खाता है, दिमाग से ठीक है, संतुलित है। मतलब जैसे किसी पागल पे हम अप्लाई नहीं करते, किसी पागल में चले जाओ और उसको उस पर अप्लाई करो, तो ऐसा नहीं हो सकता। राशन यानी कि एक कॉमन इंसान, एक कॉमन आदमी औरत कोई भी हो सकता है, राइट। इट मीन्स दैट बिहेवियर इज नॉर्मल, हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। यस, वही मैंने कहा कि बिहेवियर क्या होना चाहिए, उसको नॉर्मल होना चाहिए, और इंसान ऐसा होना चाहिए जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना चाहता हो लाइफ में। वही ठीक ठाक इंसान होता है, जो एकदम शांत है, एकदम कुछ नहीं करना चाहता, कुछ नहीं चाहता लाइफ में, तो उस पर लॉ अप्लाई हो ही नहीं। और जो कुछ नहीं चाहता लाइफ में, वो नॉर्मल कैसे होगा, वो नॉर्मल हो ही नहीं, वो एब नॉर्मल हो गया, राइट। तो पहला है कि रैशनलिटी, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। दूसरा है कार्डिनल मेजरमेंट। यस, द लॉ एज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी cardinally or numerically measured. Hence, mathematical
operations are easily possible to know and compare utility derived from each unit of a commodity। ये रहे कि भाई दूसरा कंडीशन ये है कि आप जब लॉ अप्लाई कर रहे हो कंज्यूमर पे, तो आप उस कंज्यूमर से जो भी यूटिलिटी मिलेगी उसको नंबर्स में कन्वर्ट करोगे। मतलब उसने एक एप्पल खाया तो आपको पूछना है कि उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, और उसको कहना है कि भाई ये नंबर दो, यानी आपको मेजरमेंट किस में करनी है, नंबर्स में करनी है, 1 2 3 4 ऐसा। बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, कम मिला, अरे मज़ा नहीं आया, ये सब शब्द नहीं, ये सब वर्ड्स नहीं लिखने वहाँ पे, हमें नंबर्स में लिखने हैं कि कितना यूटिलिटी मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, राइट। तो कहने का मतलब कार्डिनल मेजरमेंट होना चाहिए। थर्ड, होमोजेनिटी। किन चीज़ों में होमोजेनिटी? होमोजेनिटी का मतलब होता है लगभग लगभग एक जैसा। तो एक जैसा क्या? ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम आर एग्जैक्टली होमोजेनियस और आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर, टेस्ट। मतलब अगर मैंने एप्पल खाने की बात की तो मैं ऐसा नहीं कर सकता कि भाई एक एप्पल साइज में बड़ा है और एक एप्पल साइज में छोटा है, नहीं। साइज में, इवन टेस्ट में भी, मतलब मुझे एक ही पेड़ का एप्पल लेके आना है, कहने का मीनिंग मतलब ये भी है एक ही शॉप से लेके आना है। ऐसा नहीं मैंने एक एक एप्पल अलग अलग शॉप से खरीदा, तो हो सकता है उनके टेस्ट में फ़र्क हो। तो पहला तो खाया तो मुझे बहुत मज़ा आया, और दूसरा खाया तो मेरा सेटिस्फेक्शन सीधे ज़ीरो हो गया, क्योंकि वो मीठा था ही नहीं, कड़वा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो टेस्ट में सेम होना चाहिए, साइज में सेम होना चाहिए, शेप में सेम होना चाहिए, ठीक है। ये होमोजेनिटी है कि एक एप्पल जो है वो सेम साइज का होना चाहिए। सेम का मतलब होता है 99% सेम मैच होने चाहिए। एप्पल थोड़े मोड़े ऊपर नीचे हो तो बात अलग है, लेकिन एकदम बड़े और एकदम छोटे नहीं, राइट। कंटिन्यूटी। All units of commodity are consumed in quick succession without any lapse of time। यस, हमें गैप नहीं देना है। अगर हम ये लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो जिस कंज्यूमर को हमने बिठाया है, जिस कंज्यूमर को अप्लाई कर रहे हैं, वो कंज्यूमर वो यूनिट्स जो कंज्यूम करने वाला है वो कंटिन्यूसली करे। ऐसा ना कि मैंने 6 एप्पल दिया खाने के लिए, भूख लगी उसे, तो एक एप्पल अभी खाया उसने और एक एप्पल 5 घंटे बाद खा रहा है। तो जो पहला एप्पल खाया वो 5 घंटे बाद तो उसका डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी उसको 5 घंटे बाद सेम भूख लगी होगी। तो पहले एप्पल से उसे 10 यूटिलिटी मिली थी, 5 घंटे बाद वापस एक एप्पल दूंगा तो वापस से उसको 10 ही यूटिलिटी मिलेगी। तो यूटिलिटी तो सेम ही मिल रही है, क्यों? क्योंकि टाइम गैप बहुत ज़्यादा हो गया। हमारा लॉ क्या कहता है कि पहले यूनिट से अगर 10 मिला है तो दूसरे यूनिट से हमें 8 मिलना चाहिए, यानी कि हमारी यूटिलिटी गिरनी चाहिए। तो गिरेगी कब? जब कंटिन्यूसली खाएंगे तब, कंटिन्यूसली कंज्यूम करेंगे तब। तो कंटिन्यूसली कंज्यूम करना है, ब्रेक नहीं देना है लॉ को अप्लाई करते वक्त। फिफ्थ है रीजनेबिलिटी। क्या है रीजनेबिलिटी? ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड are of reasonable size, they are neither too big or not too small। यस, अब ऐसा ना हो कि जैसे कि अभी ये आप कह सकते हो ये ग्रेप्स पे अप्लाई नहीं होते हैं। ग्रेप्स, अंगूर, क्योंकि अंगूर के दाने बहुत छोटे होते हैं। अगर मैं एक एक अंगूर पकड़ूंगा कि एक अंगूर खाने पे कितना मिला, 2 3 4 अंगूर के जो भी दाने होते हैं एक एक पे मैं अप्लाई करता हूँ इस लॉ को, तो अप्लाई हो ही नहीं पाएगा। बिकॉज 10-15 ग्रेप्स जो अंगूर होते हैं वो खाने तक तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे मेरा पेट भरा भी कि नहीं भरा। आप ही सोचो कि एक अंगूर में खा लूँ और मैं पूछूँ कि पेट भरा, कितना भरा, तब बोलोगे ये क्या मजाक चल रहा है। सिंपल है ना, मतलब बहुत छोटा साइज नहीं होना चाहिए। साइज कैसा होना चाहिए कि हाँ पेट में गया तो लगना चाहिए कि हाँ कुछ तो गया है। और बहुत बड़ा भी होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। जैसे वाटरमेलन, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, अगर मैं एक दे दूँ किसी को खाने को तो एक ही में ही उसका पेट भर जाएगा। तो मैं वाटरमेलन पे ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये लॉ अप्लाई करने के लिए कम से कम 4-5 यूनिट खाना पड़ेगा उसे वाटरमेलन का। अब वो खली तो है नहीं, है कि 5-6 वाटरमेलन खा लेगा। नॉर्मल इंसान की बात हो रही है, खली खली नॉर्मल में नहीं आते हैं, ठीक ना, क्योंकि दुनिया में नॉर्मल लोग खली जैसे नहीं है। ठीक है। तो रीजनेबिलिटी ना, जो भी यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं वो ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टेंसी यानी कंसिस्टेंसी, आप ये भी कह सकते हो। ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट्स, चॉइस, लाइक डिसलाइक ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट व्हाइल कंज्यूमिंग। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो एज्यूम टू बी कांस्टेंट। कह रहे हैं कि भाई जब ये लॉ अप्लाई किया जा रहा है तो ये लॉ अप्लाई करते वक्त, यानी जितनी यूनिट को कंज्यूम करने वाला है, 3 4 5 6 जितना भी दिया है हमने यूनिट कंज्यूम करने के लिए, तो सारी यूनिट जब तक कंज्यूम कर रहा है तब तक उसके लाइक्स, डिसलाइक, हैबिट, चॉइसेस सब कुछ सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक एप्पल खाने के बाद उसका मूड बदल जाए,
तो एक एप्पल खाने के बाद उसको अंगूर खाने का मन हुआ, ऑरेंज खाने का मन हुआ, बनाना खाने का मन हुआ या कुछ और, तो इस तरह से लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। यूनिट सेम ही कंज्यूम करनी है उसे, इसीलिए उसका ना इनकम चेंज होना चाहिए, ना टेस्ट चेंज होना चाहिए, ना हैबिट चेंज होनी चाहिए, ना चॉइसेस चेंज होनी चाहिए, ना लाइक्स चेंज होनी चाहिए, ना डिसलाइक्स चेंज होनी चाहिए। तो कंसिस्टेंसी, हमने थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी थी, दिखाता हूँ, ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। हम जब यूटिलिटी की बात कर रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसिस्टेंसी या कॉन्स्टेंसी कांस्टेंट होनी चाहिए, राइट। अगला है डिविजिबिलिटी। द लॉ इज्यूम्स दैट द कमोडिटी यानी प्रोडक्ट और सर्विस कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर इज डिविजिबल सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात हुई है, ठीक है, गुड्स की बात हो रही है, सर्विस की नहीं, गुड्स की। कह रहे हैं कि जो गुड्स होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर मैं कहूँ कि इसे टीवी पे अप्लाई करते हैं इस लॉ को, तो नहीं हो पाएगा अप्लाई, क्योंकि टीवी तो हम एक ही खरीदते हैं घर के अंदर जनरली। हम 4-5 टीवी खरीदते हैं क्या, एक टीवी खरीदा और 5-6 साल तक हम चला लेते हैं जनरली। मोबाइल, इवन मोबाइल फ़ोन भी हम साल भर तो एटलीस्ट यूज़ करते ही करते हैं। तो मोबाइल फ़ोन, टीवी और फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इन सब पे अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये हम लाइफ में लगभग एक ही, मतलब 2-3 बार ही खरीदते हैं। तो इतने टाइम गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा कि टाइम गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और यहाँ पे हम 7 क्या पढ़ रहे हैं, डिविजिबिलिटी होनी चाहिए। तो डिविजिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करूँ जिसके टुकड़े हो सके, टुकड़े इन द सेंस कि मतलब उसको छोटे छोटे यूनिट में मैं देख सकूँ। तो एप्पल सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एप्पल, ऑरेंज, इवन बनाना भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। फ्रूट्स के एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो थोड़े समझने में ठीक हैं, सेम साइज, मतलब एक कॉमन साइज के होते हैं और हम कहीं खा भी लेते हैं, राइट। तो डिविजिबल होना चाहिए, कोई एकदम बड़ा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए या बड़ा कमोडिटी नहीं होना चाहिए एक साथ, ठीक है। आगे सिंगल बॉन्ड, यस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगल बॉन्ड समझोगे क्या कह रहा है। अ गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई अ सिंगल बॉन्ड of a person, the law assumes an experience of a single bond which is completely suitable at a given point of time। कह रहा है कि लॉ अप्लाई करना है तो जो भी कमोडिटी हम इस्तेमाल करने वाले हैं उस कमोडिटी से कंज्यूमर को सिर्फ एक ही इच्छा होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा कि भूख लगी है, तो भूख लगी है तो मैंने उसके सामने एप्पल रख दिया, 5 एप्पल, तो इन 5 एप्पल से उसकी जो उम्मीद होनी चाहिए बस यही होनी चाहिए कि मुझे अपना भूख को मिटाना है, हंगर को मिटाना है। अब उसका कोई और इच्छा नहीं हो जानी चाहिए कि भाई एप्पल का पेड़ लगाऊंगा, एक एप्पल रख लेता हूँ, या अब एप्पल बेचूंगा। समझ रहे मेरी बात। उस पर्टिकुलर कमोडिटी से, यानी जो एप्पल मैंने रखा है, यहाँ पे कमोडिटी क्या एप्पल है, तो एप्पल से उसका जो एम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वांट जो होनी चाहिए वो सिंगल वांट होनी चाहिए, क्या, भूख मिटाना है। बाकी और कुछ नहीं उसके मन में रहना चाहिए उस, तो ही ये लॉ एप्लीकेबल है, राइट। तो दीज आर द एजम्पशंस, और ये एजम्पशंस वहाँ होनी चाहिए इस लॉ को अप्लाई करने के लिए। इनमें से अगर एक भी ऊपर नीचे होता है तो लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा, ऐसा उसका कहना है, ठीक ना। देखो अभी यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है बहुत अच्छा, एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। यहाँ पे दिया है यूनिट ऑफ एक्स, एक्स एन, यहाँ पे आप एप्पल समझ लो, ये एप्पल है, 1 2 3 4 करके 7 एप्पल्स रखे हैं और उनसे मिलने वाला है मार्जिन यूटिलिटी। तो पहले एप्पल से 10, दूसरे से 8, 6, ऐसे करके जब 6 यूनिट कंज्यूम किया एप्पल का तो 0 हो चुका था, यानी यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेटिटी POS, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था POS, राइट। और जैसे ही 7 कंज्यूम करता है तो वो निगेटिव हो जाता है। ये टेबल क्यों बनाया गया, लॉ को अप्लाई करने के लिए। लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, राइट, वैसे वैसे क्या हो रहा है, MU डिमिनिशिंग हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, राइट। अब इसी को ग्राफ में देख लेते हैं, क्या ग्राफ में कह रहा है। द टेबल शोज दैट द मार्जिन यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग विद इंक्रीज इन कंजम्पशन। इंक्रीज इन कंजम्पशन का मतलब 1 से 2 कंज्यूम किया, 2 से 3 कंज्यूम किया, 3 से 4, यानी कि हम कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं। और जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं, ये 10 से 8 हो गया, 8 से 6 हो गया, 6 से 4 हो गया, 4 से 2 हो गया, 2 से ये 0 हो गया, और 0 होने के बाद क्या हो गया, फिर ये निगेटिव भी हो गया। जैसे डिस यूटिलिटी, देखो यहाँ पे लिखा भी एक शब्द डिस यूटिलिटी,
ये सब यूटिलिटी थी, 10 यूटिलिटी, 8, 6, 4, 2, ये सब यूटिलिटी थी जिसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, राइट। चलो, क्योंकि हमने कल भी किया था तो ज़्यादा समझने की ज़रूरत यहाँ पे कुछ है नहीं। तो ये तो हमने कल भी समझा था, क्या कि जैसे ही mu 0 होता है हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे पहुंच जाते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और जैसे ही वो नीचे आ जाता है हम डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। ये डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फाई का ये शैडो है यहाँ पे, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब कुछ बातें हैं, क्या एजम्पशंस तो हमने पढ़ लिया, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कुछ चीज़ों पे लॉ अप्लाई नहीं होता। लॉ अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए, हमने एजम्पशन पढ़ लिया, कार्डिनल मेजरमेंट, होमोजेनिटी, रैशनल कंज्यूमर, राइट, इनकम, हैबिट, सब कुछ कांस्टेंट होनी चाहिए, हमने ये सब कुछ समझ लिया, पढ़ लिया, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, राइट। अब कुछ बातें ऐसी कि उन पे ये कहीं किसी भी एंगल से अप्लाई नहीं होता है ये लॉ, जैसे कि पहला है हॉबीज, एक्सेप्शन। इन एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, हिंदी में कहें तो ऐसी चीजें जो इस लॉ को बिल्कुल गलत साबित कर देती हैं, या फिर ये लॉ उन पे अप्लाई नहीं होता। कैसे, हॉबीज यानी आदतें, इन सर्टेन हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स एंड कॉइन्स, रेयर पेंटिंग्स, म्यूजिक, रीडिंग एक्सेट्रा, द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज every additional increase in the stock given more pleasure. This increases margin utility. However, this violates the assumption of homogeneity and continuity. तो कहा गया है कि हॉबीज जो है क्या है, जब हम कोई हॉबी फॉलो करते हैं तो हॉबी में जितना ज़्यादा हमें वो चीज़ करने का मौका मिलता है उतना ज़्यादा हमें हैप्पीनेस होती है। जैसे कि म्यूज़िक, म्यूज़िक बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं लाइफ में जिनको गाना सुनना बहुत पसंद है, जैसे मैं भी हूँ। तो मुझे हर बार जब भी मैं गाना सुनता हूँ तो मुझे और अच्छा लगता है, नया गाना आता है फिर सुनता हूँ और अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है, समझ रहे हो। क्रिकेट खेलना, जैसे खासकर बॉयज़ को, इंडिया में क्रिकेट बहुत मशहूर है, गली मोहल्ले पतली सड़कों में कहीं भी हम लोग खेल लेते हैं, बॉक्स टाइप खेल लेते हैं, अंडर आर्म, फोर आर्म, हर तरह से खेल लेते हैं हम लोग, राइट। और जब जब खेलने का मौका मिलता है हम उसी खुशी के साथ जाते हैं खेलने के लिए, ऐसा नहीं कि मजबूरी में जा रहे हैं, ठीक ना। तो हॉबीज जो होती हैं इन पे लॉ अप्लाई होता ही नहीं, क्योंकि हॉबीज जितनी ज़्यादा मिलती हैं उतनी ज़्यादा हमारी एमयू बढ़ती रहेगी, यानी हमारी एमयू कम होती ही नहीं है, हमारा यूटिलिटी कम होता ही नहीं है, राइट। दूसरा माइजर, माइजर को हम कह सकते हैं कंजूस व्यक्ति, कंजूस। इन द केस ऑफ माइजर एवरी एडिशनल रूपी गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। Marginal utility of money tend to increase with an increase in his stock of money. However, this situation ignores the assumption of rationality. Yes, तो कह रहा है कि भाई जो माइजर होते हैं वो रैशनल होते ही नहीं है। तो जो माइजर यानी कंजूस लोग होते हैं वो रैशनल नहीं होते, और हमने पढ़ा था कि अगर लॉ अप्लाई करना है तो कंज्यूमर क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, और यहाँ पे जो कंजूस होता है वो रैशनल नहीं होता, इसलिए इस पर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा कंजूस हो गए। कहने का मतलब ये है कि वो खर्चा ही नहीं करना चाहते, तो खर्चा ही नहीं करना चाहते तो एडिशनल यूनिट कंज्यूम कैसे करेंगे, तो लॉ अप्लाई ही नहीं होगा उसमें। या दूसरा एंगल से इसमें जो समझाया गया है कि पैसा जैसे जैसे बढ़ता है इच्छा और बढ़ती जाती है, जबकि लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे हमें और यूनिट मिलती है एक्स्ट्रा, जैसे एप्पल और दिया जाए और ये दिया जाए और दिया जाए, तो हमारे एप्पल को लेके जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूटिलिटी धीरे धीरे गिर जाएगी, जीरो हो जाएगी, हमें इतना हमारा इंटेंसिटी ऑफ वांट बहुत कम हो जाएगा। लेकिन जब पैसे की बात आती है तो पैसे में हमारा इंटेंसिटी ऑफ अमाउंट क्या होता है, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो कंजूसों के लिए ये लॉ अप्लाई होती है, सॉरी, कंजूसों के लिए लॉ अप्लाई नहीं होती। तीसरा एडिक्शंस, एडिक्शन मतलब एक तरह से एडिक्शन कह दिया तो इसका मतलब बुरी आदत ही होती है। बैड एडिक्शन नहीं लिखा है, लेकिन एडिक्शन का मतलब जनरली बुरी आदत, एडिक्शन लिखा है मतलब ये जनरली बुरा होता है। किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा करना एडिक्शन होता है, और हद से ज़्यादा चाहे कुछ भी हो, कोई खाता है हद से ज़्यादा तो भी बुरी बात है, टहलता है हद से ज़्यादा, भागता है हद से ज़्यादा तो सेहत के लिए खराब है, नहीं कुछ भी हद से ज़्यादा होगा तो सही नहीं होता। तो इट इज़ ऑब्जर्व इन केस ऑफ ड्रंकर्ड, यस वही पियक्कड़ लोग, पीने वाले जो शराब पीते हैं, राइट। So drunkard, that level of intoxication increases with every additional unit of liquor consumed. Yes,
मतलब अगर जो शराब पीते हैं, जो हैबिचुअल हैं, मतलब उनको सबसे ज़्यादा उनके लिए शराब ही इंपॉर्टेंट है, हर वक्त शराब, हर वक्त शराब। तो ऐसे इंसान को कितना भी, मतलब सुबह शाम तक पी चुका है, रात को 12 बजे जाके एक बोतल तो फिर से पी जाएगा। यानी कि उसकी आदत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि शराब की एक्स्ट्रा बोतल देने के बाद भी उसकी यूटिलिटी और बढ़ेगी, या हम कहेंगे उतनी ही रहेगी लेकिन कम नहीं होगी। जबकि एमयू डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या कहता है कि जितना एक्स्ट्रा बोतल पिएगा उतना कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जितना एक्स्ट्रा बोतल कंज्यूम कर रहा है उसको सेम यूटिलिटी मिल रही है या फिर ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन कम तो नहीं हो रही है। इसीलिए एडिक्शंस वाली चीज़ों पे भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता। सो एमयू रिसीव्ड बाय ड्रंकर्ड में इंक्रीज, देखो लिखा भी है कि जैसे जैसे एक बोतल है, 2 बोतल है, 3 बोतल है, 4, 5, शाम तक 5 बोतल पी चुका है, जैसे ही मैं 6वां बोतल दूंगा, 7वां बोतल दूंगा, तो इन पांचों से जितनी यूटिलिटी मिली हो सकता है उससे ज़्यादा ही यूटिलिटी मिले 6वें और 7वें में। जबकि लॉ तो कहता है भाई ये धीरे धीरे कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कम नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जिनको आदत लग चुकी है उन पे भी अप्लाई नहीं होता, राइट। पावर, यस पावर, यहाँ पे पावर वही पॉलिटिकल पावर, मनी पावर, कोई भी पावर ले लो, पावर यहाँ पे शक्ति की बात हो रही है, आपकी हैसियत की बात हो रही है। कहने का मतलब ये भी है, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज व्हेन अ पर्सन एक्वायर्स पावर, कहते हैं ना जिसको एक गद्दी मिलती है या शक्ति मिलती है, पावर मिलता है, ही इज लस्ट फॉर द पावर इंक्रीजेज। लस्ट ये लव का उल्टा है, लस्ट एक तरह से, लव मतलब किसी चीज से किसी चीज को पसंद करना, लस्ट मतलब एक तरह की बुरी आदत लग जाना, चाहिए वो चीज लेकिन अब प्यार नहीं रह गया है, अब हवस हो गई है। हाँ हवस, ये शब्द सही है इसके लिए, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही भूखा हो गया, अब वो उसको कुर्सी से हटना ही नहीं है। यहाँ पे अगर पावर पॉलिटिकल लेवल पे लूँ तो पॉलिटिकल लेवल पर अगर कोई कुर्सी पे कहीं जाके बैठ जाता है, एमएलए, एमपी, जैसे कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सब कुर्सियाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो उस कुर्सी पे पहुंच जाता है उसको पावर की नशा हो जाता है, लस्ट मतलब नशा भी कह सकते हो, राइट। तो उसका जो, ऐसा नहीं कि पाने की कुर्सी पा लिया तो उसकी इच्छा गिर जाती है, नो, उसकी इच्छा अब और बढ़ जाती है कि अब मुझे कुर्सी पे ही रहना है, कि कुर्सी कभी नहीं छोड़नी। तो ही डिजायर्स टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट, हाउएवर ही अगेन वायलेट्स द रैशनलिटी एजम्पशन। और ऐसे लोग भी रैशनल नहीं होते, ऐसा इनका मानना है। रैशनल इंसान कौन होगा, रैशनल इंसान वो होगा जो पावर पाने के बाद फिर उसकी इच्छा गिरनी चाहिए, मतलब कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है मनी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पैसा के ऊपर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इंसान को जितना पैसा मिलता है उसे और चाहिए होता है, और चाहिए होता है, और चाहिए होता है। ऐसा कोई है क्या? मे भी शायद साधु महात्मा संत लोग, उनको इतनी इच्छा नहीं होगी, लेकिन साधु महात्मा संत लोग नॉर्मल पर्सन में नहीं आते, वो रैशनल नहीं कहलाएंगे, ठीक है। आई होप समझ गए। तो ये एक्सेप्शंस थे, यानी इन पे लॉ अप्लाई नहीं होता। अब कुछ आगे लिखा है क्रिटिसिज्म, यानी कि कुछ लोग हैं जो इस लॉ को क्रिटिसाइज करते हैं, यानी कुछ निगेटिव बातें कहते हैं, या यूँ कहा जाए कि उनकी कमियां बताते हैं, ठीक है, निगेटिव बातें नहीं, कमियां बताते हैं। कमियां क्या बताते हैं? तो कुछ लोगों का मानना है, जैसे कि अल्फ्रेड मार्शल ने ये कॉन्सेप्ट दिया है डीएमयू का, राइट। तो कुछ और भी इकोनॉमिक्स जो क्या कहते हैं कि यार ये ना लॉ में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? कहते हैं कि ये लॉ जो है वो अनरियलिस्टिक एजम्पशन है, यानी जो आपने एजम्पशंस लिए हैं वो सारे अनरियलिस्टिक हैं, सारे सोचे हुए हैं। The law of diminishing margin utility is based upon various assumptions like homogeneity, continuity, constancy, rationality, etc. But in reality, it is difficult to fill all these conditions at a point of time. Yes, okay. हमने assumption में क्या पढ़ा कि प्रोडक्ट होमोजेनियस होना चाहिए, शेप, साइज, कलर, सब कुछ में क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। कंटिन्यूअस कंजप्शन होना चाहिए, यानी कि एक बार कंज्यूम करने बैठा तो तुरंत उसको 1 बाय 1 कंज्यूम करना है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसके इनकम में, उसके टेस्ट में, उनके लाइक्स में, डिसलाइक्स में, और वो कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। तो कह रहे कि जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो इसकी कमी बता रहे, कमी क्या बता रहे कि भाई ये पांचों चीज़ें एक साथ एक ही समय पे मिलना बहुत ही मुश्किल काम है। चलो मान लिया प्रोडक्ट होमोजेनियस प्रोडक्ट मिल गया, मैं 1 किलो एप्पल खरीद के ला दिया 5-6, तो जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यू ही कंज्यूम करे एप्पल को, हो सकता है कि वो अभी खा रहा है फिर 5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद कंज्यूम कर रहा है। कंसिस्टेंसी, जरूरी नहीं कि उसका इनकम लेवल हमेशा सेम हो, कभी पैसे कम हो सकते हैं, कभी पैसे ज़्यादा हो सकते हैं। तो कभी वो 2 एप्पल खरीद सकता है, कभी 3 एप्पल खरीद सकता है, यानी
जब पैसे ज़्यादा थे तो 5 एप्पल में वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले रहा था, पैसे कम है तो 2 ही एप्पल में वो संतुष्ट कर रहा है अपने आप को, और जरूरी नहीं कि कंज्यूमर रैशनल हो। तो ये कमी है, मतलब ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि कुछ कमियां बता रहे हो लोग। और कमियां क्या है कि अनरियलिस्टिक एजम्पशन है, उनका मानना है कि भाई, कुछ लोगों का मानना है कि एजम्पशन जो लिए गए हैं आपने, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल नहीं है। कार्डिनल मेजरमेंट, यस, ये भी हमारे एजम्पशन में था। सेकंड क्या कह रहे हैं, द लॉ एज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड कार्डिनल सो इट कैन बी एडेड, कंपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड थ्रू इट शेड्यूल। हमने ऊपर क्या पढ़ा कि हम इसे नंबर्स में मेजर करते हैं, किसको, यूटिलिटी को। In reality, cardinal measurement of utility is not possible because utility is a psychological concept, correct? अभी यूटिलिटी जो हम लोग शब्द बार बार कह रहे हैं, जो यूटिलिटी है, ये कोई दिखने वाली चीज थोड़ी है, ये तो अनुभव करने वाली चीज है ना। आपने एक एप्पल कंज्यूम किया तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, ये सेटिस्फेक्शन दिखता थोड़ी है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको नंबर्स में बता रहे हैं। तो यही क्रिटिसाइज किया गया है कि आप कैसे बोल सकते हो कि 10 ही सेटिस्फेक्शन मिला है। हम कह सकते हैं कि भाई बहुत अच्छा लगा, कम अच्छा लगा, अरे मज़ा नहीं आया। हम जनरली ऐसा कहते हैं, कोई चीज़ खाने के बाद या इस्तेमाल करने के बाद आप कहते हो कि अरे यार 10 मज़ा आया, 5 मज़ा आया, 4 मज़ा आया, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं ना। हम जनरली क्या कहते हैं, अरे बहुत मज़ा आया, अरे बहुत टेस्टी था, अरे यार खराब था। तो हम लोग लो और हाई की बात करते हैं, यानी बहुत अच्छा था हाई, बहुत खराब था लो। लेकिन हम नंबर्स की बात नहीं करते हैं रियलिटी में। यहाँ लिखा ना, इन रियलिटी हम लोग कार्डिनल मेजरमेंट थोड़ी करते हैं, हम लोग ऑर्डिनल मेजरमेंट करते हैं। ये कार्डिनल का ऑपोजिट होता है ऑर्डिनल, जो कि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है यूटिलिटी, इसलिए ठीक है। हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आप ध्यान रखना, क्रिटिसाइज का मतलब हम कमी बता रहे हैं इसकी। आगे है इंडिविजुअल गुड्स, द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड बल्कि गुड्स। यस, यहाँ पे इंडिविजुअल गुड्स का मतलब है कि कुछ ऐसे सिंगल प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह, राइट, कार है, टीवी सेट्स है, इस पे लॉ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये सब हम लाइफ में जनरली एक ही बार खरीदते हैं या 2 बार खरीदते हैं। जैसे कार है, तो कार में इंसान में लाइफ में यार जनरली एक ही बार ही खरीदता है। घर इंसान एक ही बार खरीदता है, तो हम घर पे लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ अप्लाई करने के लिए 5-6 घर खरीदना पड़ेगा। लेकिन ऐसा रियलिटी में होता है क्या? नहीं ना। बस वही, यही कमी बताई जा रही है, ठीक है ना। विच आर नॉर्मली परचेज इन अ सिंगल यूनिट एट अ टाइम, और जनरली ऐसी चीज़ें हम एक टाइम में एक ही खरीदते हैं। जबकि ये लॉ क्या कहता है कि कंटिन्यूस हमें 5-6 यूनिट कंज्यूम करने हैं या यूज़ करने हैं। अगर टीवी खरीदूंगा तो एक ही खरीदूंगा ना एक टाइम में, 2 साल बाद फिर दूसरा खरीदूंगा, तो टाइम गैप बहुत होता जाएगा। तो ये लॉ की कमी है यहाँ पर, राइट। कांस्टेंट मार्जिन यूटिलिटी ऑफ मनी, अब यहाँ पे मनी की बात हो रही है, जबकि लॉ में क्या कहा गया, द लॉ एज्यूम्स दैट एमयू ऑफ ईच यूनिट ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। लॉ में क्या कहा गया कि जो मनी का एमयू है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि मनी को लेकर एमयू गिरता नहीं है। लेकिन क्रिटिक्स क्या कहते हैं, जो इसकी कमी बता रहे हो, लोग क्या कहते हैं, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट एमयू ऑफ मनी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यस, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चेंजेस इन प्राइस, स्टॉक ऑफ मनी एक्सेट्रा। कह रहे हैं कि भाई सबके लिए पैसे की अहमियत सेम नहीं होती, कुछ लोगों के लिए अलग अलग है। जैसे प्राइसेस को लेके बात हुई, चलो प्राइस ही पकड़ लेते हैं। जो ओनियन है, मार्केट में ओनियन खरीदने जा रहा हूँ, ठीक ना, ओनियन छोड़ो, एप्पल ले लेते हैं। एप्पल परचेज करने जा रहा हूँ, एप्पल जो है वो 100 रुपये किलो है, ठीक। एवरेज मार्केट के बारे में बात करो, 100 रुपीज़ के जी है, 1 kg। अब ये कल को 100 रुपीज़ से 150 हो जाएगा, तो इस 150 के होने के बाद किसको फर्क पड़ेगा पता है? जो मिडिल क्लास फैमिली लोग हैं, मिडिल क्लास लोग। अंबानी को नहीं फर्क पड़ेगा, धीरू भाई अंबानी, अरे कहाँ है 50 रुपये महंगा कर दिया भाई, ऐसा वो बोलने नहीं जाएगा शॉपकीपर को। यानी ये 50 रुपया जो मिडिल क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बहुत मायने रखता है, वही 50 रुपया अंबानीज के लिए, टाटाज के लिए, बिरलास के लिए कोई मायने नहीं रखता। मतलब इतना फ्लक्चुएशन बिल्कुल मायने नहीं रखता, उनके लिए करोड़ों का फ्लक्चुएशन मायने रखता है, और हमारे लिए तो 1-2 रुपया भी मायने रखता है मिडिल क्लास वालों के लिए, और जो उससे नीचे हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा। वही कह रहा है कि भाई ये जो लॉ है, आप में कमी है। इस लॉ में क्या कमी है कि भाई पैसे की जो अहमियत है सबके लिए सेम नहीं होती, पैसे की यूटिलिटी सबके लिए क्या होती है, सेम नहीं होती। जबकि आपने कहा कि भाई सेम होती है, ऐसा नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन क्या होता है, डिफर होता है, अलग अलग होता है। किसी
पर्सन के लिए पैसे की कीमत अलग होगी और किसी और के लिए अलग होगी। आई होप समझिए। क्या हो गया? अ सिंगल बॉन्ड, याद होगा हमने एजेंशन में सबसे लास्ट में यही पढ़ा था, अ सिंगल बॉन्ड। द लॉ इज रिस्ट्रिक्टेड द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ सिंगल बॉन्ड टू अ पॉइंट ऑफ टाइम। लॉ में क्या कहा गया कि अगर लॉ अप्लाई करना है तो एक समय में एक कमोडिटी से एक ही तरह की वांट होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर भूख लगी है और मैं कोई चीज़ कंज्यूम कर रहा हूँ तो मेरा वांट क्या होना चाहिए कि मेरी भूख को उससे भूख को मिटाना है, ना कि कुछ और होनी चाहिए। लेकिन क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि यार ऐसा हमेशा थोड़ी हो सकता है कि एक जो प्रोडक्ट है उसका ही उससे बस एक ही यूटिलिटी ली जाए। यूटिलिटी या एक ही इच्छा हो, इच्छा तो बहुत सारी हो सकती है। तो हाउएवर इन रियलिटी अ मैन हैज सेटिस्फाई मेनी वांट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक समय में इंसान बहुत सारी इच्छाएं रख सकता है, खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, पढ़ना भी है, हॉस्पिटल भी चाहिए, सड़कें भी चाहिए, राइट ना। तो ये कुछ कमियां हैं जो क्रिटिक्स कह रहे हैं, ठीक ना। हमें बस चीज़ों को समझना है और पढ़ना है, यही तो हमें एनालिसिस करना है। तो क्रिटिक्स ने कुछ 4-5 पॉइंट बताए हैं, ये लॉ की कमी हो सकती है। ओह सॉरी, कहाँ चला गया? यस, अब लास्ट, लगभग लास्ट में आ गए हम लोग वीडियो के। तो सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ यानी इंपॉर्टेंस, एक तरह से कह सकते हो इंपॉर्टेंस, राइट। इंपॉर्टेंस क्या है इस लॉ का? तो इन स्पाइट ऑफ क्रिटिसिज्म, यस, यहाँ कह रहा है कि भाई इतनी कमियां होने के बावजूद, क्रिटिसिज्म के बावजूद, द लॉ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ वेरी पॉपुलर एंड एन इम्पॉर्टेंट लॉ इन इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यस, कह रहे हैं भाई इतना बुराई करने के बाद भी, इतना बुराई इसमें मतलब इतनी कमियां हैं, 5 कमियां बताई गई ऊपर, तो इतनी कमी होने के बाद भी ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये बहुत काम का लॉ है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके लॉ के? पहला है यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर यानी जो प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहा है। तो दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेज। इट इज नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द कंजप्शन। तो ये कह रहा है कि भाई इस लॉ से हमें ये समझना चाहिए कि ये कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को किस तरह मैक्सिमाइज करें। मतलब वो एक ही प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन लेने की कोशिश ना करें, अपने सेटिस्फैक्शन को, अपनी कंजप्शन को क्या करें, डाइवर्सिफाई करें। क्योंकि हमारे पास धरती पे, हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में रिसोर्सेज क्या हैं, हमेशा से लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें क्या करना है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाना है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, डीएमयू का अप्लाई करना चाहिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ठीक ना। और इसीलिए कह रहा है कि डाइवर्सिफाई रखो अपनी कंजप्शन को, यानी कि हर वक्त एक ही चीज़ मत कंज्यूम करो या एक ही चीज़ इस्तेमाल मत करो, अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करो, ताकि इंटरेस्ट जो है वो हमेशा बना रहे, ठीक ना। क्योंकि हम लोग एक ही चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो इंटरेस्ट कम हो जाता है, लेकिन अलग अलग एक्टिविटी करते हैं तो इंटरेस्ट बना रहता है सब में। सेकेंड है यूजफुल टू द गवर्नमेंट। यस, गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल है। द लॉ इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट in framing various policies such as progressive tax policy, trade policy, price policy, etc. तो डीएमयू का यूज जो है गवर्नमेंट भी करती है बहुत सारे पॉलिसीज बनाने के लिए। डीप में हम और भी आगे जब चैप्टर्स होंगे उसमें भी जाएंगे तो आपको और अच्छे समझेगा। यहाँ पे बस आप ये समझो कि इस यूज जैसे कंज्यूमर कर रहा है अपने लिए, वैसे गवर्नमेंट भी जनता को देखकर उसमें डीएमयू अप्लाई करती है, ठीक है। इतना समझो खाली फिलहाल। आगे चलते हैं। तो यार एक यूज करने अभी तक नहीं आ रहा मुझे। अगला है बेसिक्स ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। समझना इस पॉइंट को, बहुत अच्छा है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। इट इंक्लूड्स गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन यूज एंड जीरो और लेस वैल्यू इन एक्सचेंज सच एज एयर, वाटर, सनशाइन एक्सेट्रा, और as well as goods that have more value in exchange and less value in use, gold, diamond, etc. कह ये रहा है कि भाई इस लॉ को अप्लाई करने से हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा काम की है और पैसे कम देना पड़ रहे हैं, और कौन सी चीज़ में पैसे हम ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन काम की ज़्यादा नहीं है। यानी जैसे गोल्ड और डायमंड, ये नेसेसरी प्रोडक्ट है क्या? एक तरह से बिल्कुल नहीं ना, लेकिन फिर भी हम इसके लिए एक्सचेंज ज़्यादा करते हैं। एक्सचेंज मतलब पैसा ज़्यादा देते हैं हम इसके लिए, वैल्यू बहुत ज़्यादा देते हैं। वैल्यू, मोर वैल्यू इन एक्सचेंज लिखा है ना, मोर वैल्यू इन एक्सचेंज। एक्सचेंज यानी लेन देन,
परचेस एंड सेल। तो गोल्ड डायमंड ये बहुत महंगे होते हैं, लेकिन यूज के लिए कंपलसरी नहीं है, जीरो यूज है इनका, बस दिखाने के लिए हमें जो पहनना है देखना है करना है। वहीं दूसरी ओर हवा, पानी, धूप, ये तो पूरे जीवन, पूरे धरती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए हम कितना पे करते हैं? लगभग लगभग जीरो, कुछ नहीं पे करते हैं। हवा फ्री में ले रहे हैं हम, पानी भी इवन फ्री ही है, नल का बिल हम जो भी भरते होंगे लगे ना के बराबर ही पैसे हैं। सनशाइन, धूप, सूरज भगवान, सूरज दादा फ्री में दे रहे हैं, और ये तीनों ना हो तो पृथ्वी पे कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। आप समझ सकते हो, पानी ना हो तो सोचो क्या होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, यानी रॉ मटेरियल नहीं होगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा ना कपड़े बनेंगे, नए घर बनेगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा। तो इतनी वैल्यूबल चीज़ों के लिए हम कुछ नहीं पे कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो किसी काम की चीज़ें नहीं है, जो हमारे नहीं होगा हमारे लाइफ में तो भी चल जाएगा, उसके लिए हम बहुत कुछ पे कर रहे हैं। तो ये कैसे फर्क पता चलता है? ये डीएमयू अप्लाई करने से पता चलता है, डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, इस लॉ को अप्लाई करेंगे तो मालूम पड़ता है। अगला है बेसिक ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इस डीएमयू में एक बेसिक की चर्चा की गई है, और वो बेसिक क्या है? लॉ ऑफ डिमांड, जो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में अगर होगा तो। क्या है वो? कि भाई जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है किसी प्रोडक्ट का, कमोडिटी का, प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड में गिरावट आती है। मतलब कि कोई चीज़ 10 रुपए की थी तो शायद मैं 10 क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो 20 रुपए की हो गई तो मैं 5 ही क्वांटिटी डिमांड करूंगा। अक्सर होता है ना, ये कॉमन बिहेवियर है, आप भी समझो, ये बहुत कॉमन बिहेवियर है। हम मार्केट में जब जाते हैं और एक अमाउंट सोच के हम जाते हैं सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, और हम देखते हैं कि सब्जी महंगी हो गई है तो हम कम लेते हैं, लेकिन जिस दिन सस्ता होता है तो उस दिन हम लोग डबल लेते हैं। तो ये बिहेवियर है कि प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरता है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ता है। ठीक है, आगे एक छोटा सा रिलेशनशिप है, समझने की कोशिश करना, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी समझो। क्या लिखा है? रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन यूटिलिटी एंड प्राइस। यहाँ पे एमयू को प्राइस से डिनोट करके बताया गया है कि कितना प्राइस पे करके कितना मैक्सिमम एमयू हम कमा सकते हैं, या एमयू हमें मिल सकता है, किस प्राइस पे हमारा एमयू इक्वल बनता है, या ठीक है। तो लेट अस डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिन यूटिलिटी एंड प्राइस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी फ्रॉम द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। It is perfect example of practical application of law of demand, law of diminishing margin utility. To understand relation, it is essential to convert margin utility in terms of money. Yes, यहाँ पे क्या किया गया? आगे एक टेबल है जिसमें यूटिलिटी को पैसे में कन्वर्ट कर दिया गया है, ताकि हम और अच्छे से कंपेयर कर पाए कि कितने पैसे में कितनी यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, लेट अस अज्यूम 1 यूनिट ऑफ मार्जिन यूटिलिटी इज ₹1, यानी कि जैसे हमने पकड़ा कि भाई पहले एप्पल से 10 यूटिलिटी मिली, तो एक यूटिलिटी का वैल्यू कितना बता रहे? 10, यानी 10 यूटिलिटी का वैल्यू कितना होगा? 100। ऐसे ये इन्होंने एज्यूम किया है, और ये भी एज्यूम किया कि जो मार्केट प्राइस पर यूनिट है वो कितनी है? 50 है। ये 60 भी ले सकते हो आप, 70 भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, इन्होंने जस्ट एज्यूम कर लिया। तो फिर एज्यूम करके इन्होंने क्या बनाया? देखो यहाँ पे टेबल में दिया है कि ये जो है एमयू नंबर ऑफ यूनिट्स, सॉरी नंबर ऑफ यूनिट्स है, एप्पल 1, एप्पल 2, एप्पल 3, एप्पल 4, 5, 6। एमयू ऑफ यूनिट पहले एप्पल से जो मिलने वाला यूटिलिटी है, ये यूटिलिटीज है सारे, और ये सारी यूटिलिटी कौन से? एमयू है। चौथे से 5, पांचवें से 3, छठवें से 1। अब क्या किया है यहाँ पे? एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी, एक यूनिट बराबर 10 लिया गया है, तो 10 यूनिट बराबर कितना होगा? 100। देखो ना, 10 का 10 से गुड़ा, 8 गुड़े 8 इंटू 10 80, 7 इंटू 10 70। एक यूनिट की वैल्यू 10 रखी गई, 10 रुपये रखी गई, और इसको रुपए में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये वैल्यू है 100 रुपीज, 80, 70, 50, 30। फिर यहाँ पे मार्केट प्राइस लिखा है कॉमन में, एक कॉलम में, और क्योंकि मार्केट प्राइस सबके लिए तो सेम ही होगा ना, क्योंकि यूनिट तो एक ही, ये सारे एप्पल ही हैं, ये सारे क्या हैं? एप्पल ही हैं, तो मार्केट प्राइस तो सेम ही होगा सबका, 50 50 50 50। कंपेरिजन किया गया है बिटवीन एमयू एंड प्राइस। पहले यूनिट में क्या नजर आता है कि हमने प्राइस बहुत ज्यादा पे किया है मार्केट वैल्यू से, क्योंकि हमने 10 यूटिलिटी मिली, 10 यूटिलिटी लेने के लिए मैंने कितना प्राइस पे किया? 100 रुपये। हमने यूटिलिटी को प्राइस में कन्वर्ट किया है, तो हमने 100 रुपये पे किया
50 रुपये की जगह, एक जगह से एक एंगल से देखा जाए तो। दूसरा 8 यूनिट लेने के लिए हमने कितना पे किया, 80, जबकि वो मार्केट वैल्यू कितनी थी, 50। तीसरी यूनिट में 7 हमें मिला, यानी कि 70 ही हो गया, जो प्राइस हो गया 70 हो गया, जो कि ज़्यादा है 50 से। चौथे वाले में पांचवें से जो यूटिलिटी मिली वो 5 मिली थी, सॉरी चौथे फोर्थ कमोडिटी से जो यूटिलिटी मिली थी, फोर्थ यूटिलिटी वो 5 थी। वैल्यू में कन्वर्ट किया गया तो ये 50 बनी, यानी 50 रुपये पे करके हमने कितना पाया, 5 यूटिलिटी पाई। यहाँ पे मार्केट प्राइस भी 50 है, यानी यहाँ जाकर ये दोनों इक्वल हो गए, यहाँ जाके क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आगे जरा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि कहना क्या चाहता है। तो the table shows that the consumer starts buying utility units of a commodity X for his consumption one by one after one. Margin utility is added to his stock, goes on diminishing with every further unit consumed. When MU is converted in terms of money, one can easily compare it with market price, which is shown in column 5 of table 2.3. ठीक है, वो हमने सब ऊपर देखा। For the first 3 unit consumed, it is found that the margin utility term of money is greater than the price paid. Okay, the rational consumer will willing to buy these units since the benefit derive it more than the price paid. At the fourth unit, margin utility and price becomes equal, so the consumer can also think of buying 4th unit. In case of 5th and 6th unit, marginal utility derive is less than the market price paid. A rational consumer will not buy further price. Okay, so अब देखो इसको समझते हैं थोड़ा और अच्छे से। यहाँ पे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, चीजें एक्सप्लेन की हुई थी तो उस तरह से समझते हैं और अच्छे से समझेगा आपको, राइट। तो कह क्या रहा है, हम ये कंपेरिजन क्यों कर रहे हैं, ये समझने के लिए कि हमने ये एप्पल भी 50 में खरीदा था, ये एप्पल भी 50 में, ये भी 50 में, ये भी 50 में, राइट। लेकिन इससे यूटिलिटी 10 मिली, इससे 8 मिली, इससे 7 मिली और इससे 5 मिली। जब हमने इसको अमाउंट में कन्वर्ट किया तो ये 100 हो गया, ये 80 हो गया, 70 हो गया और ये 50 हो गया। कह ये रहा है कि पहले यूनिट से जो एमयू मिला है वो जो भी प्राइस हमने पे किया उससे ज़्यादा है, तो बहुत अच्छी बात है, यानी ये पहला यूनिट कंज्यूम करना हमारे लिए अच्छा साबित हुआ। सेम दूसरा यूनिट जब कंज्यूम किया तो एमयू जो है 80 निकला, जो कि हमने प्राइस पे किया 50 उससे ज़्यादा है, बढ़िया, अच्छी बात है। यानी हमने 50 पे किया लेकिन हमें फ़ायदा मिल रहा है 80 का, कहने का मतलब ऐसा हो गया। सेम तीसरे वाले में भी यही हो गया, पे किया है 85 रुपये लेकिन एमयू कितना मिल रहा है 70 अगर अमाउंट में देखा जाए तो, और पाँचवें यूनिट से कितना मिल रहा है, इक्वल। यानी पहले से लेके पहले से लेके चौथी यूनिट तक हम कंज्यूम कर सकते हैं, ये हमारे फायदे में है, ऐसा हमें डीयू बताने की कोशिश कर रहा है। यही तो हमें यहाँ पे कंपेयर किया है। जैसे ही हम 5 यूनिट कंज्यूम करते हैं, हमारा जो प्राइस हमने पे किया है 50, उससे एमयू कम हो जाता है। यानी कि ये कहना चाहता है कि 5वां और 6वां यूनिट कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, आपका इक्वल जो लेवल है एमयू का और प्राइस का वो चौथी यूनिट तक हो चुका है। यानी उससे ज़्यादा अगर आप पे कर रहे हो तो यानी आपका नुकसान हो रहा है, कहने का मीनिंग ये है, ठीक है। ये इतना ही था, इससे ज़्यादा इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक रिलेशन में। तो इस तरह से हमारा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हमने इसमें लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, उसके एजम्पशन, एक्सम्पशन और क्रिटिसिज्म, फिर उसके सिग्निफिकेंस को हमने पढ़ा और उसके रिलेशन को पढ़ा। अगले लेक्चर में हम लोग डिमांड एनालिसिस पे बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, थर्ड चैप्टर का ए लिखा है डिमांड एनालिसिस, ठीक है। तो सभी को बाय।